भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज और सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे अधिवेशन का शुभारंभ। आज से 7 अक्टूबर तक केशव विद्यापीठ जामडोली में होगा आयोजन। 29 राज्यों से 3200 शिक्षक प्रतिनिधि होंगे शामिल। शिक्षक राष्ट्र के लिए विषय पर अधिवेशन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो 29 राज्यों से 3200 शिक्षक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजस्थान पधार चुके हैं। शिक्षक राष्ट्र के लिए विषय पर यह अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है और आज अधिवेशन की शुरुआत कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी आज इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। शैक्षिक महासंघ का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन आज होने जा रहा है और इस अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आज से 7 अक्टूबर तक केशव विद्यापीठ जामडोली में यह आयोजन होने वाला है। देश भर से 29 राज्यों से 3200 शिक्षक प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल होंगे। शिक्षक राष्ट्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय जिस पर यह अधिवेशन आयोजित हो रहा है। सिर्फ सीएम ही नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन राजस्थान में आयोजित हो रहा है। अब बिहार से जुड़ी हुई खबर है। बिहार में 3 बार एक फेज में हो चुके हैं चुनाव और अब फिर उठ रही है वही वाली मांग। 1952 से अब तक विधानसभा चुनाव 1 से 6 चरणों में हुए हैं। 1969 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ। मध्यावधि चुनाव में पूरे राज्य में एक ही दिन हुआ था मतदान। 1980 और 1990 में भी एक ही दिन में हुआ था मतदान। राज्य में 5 बार राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा चुनाव हुए और 1980 में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही दिन में मतदान हुआ और 31 मई एक ही तारीख तय की गई थी तब। फिर 1990 में 27 फरवरी को पूरे राज्य में एक ही दिन में चुनाव संपन्न कराया गया और इस बार फिर से कुछ इसी तरीके की मांग बिहार में उठ रही है कि एक ही दिन पर मतदान पूरे बिहार राज्य में क्यों नहीं हो सकता है। अब वहां के लोग मांग कर रहे हैं कि जैसे पहले कई बार बिहार विधानसभा चुनाव हुए और एक ही दिन में मतदान कराया गया, इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए। वैसे चुनावी प्रक्रिया में अगर ऐसा हो जाए कि एक ही दिन पर मतदान होने लग जाए पूरे सिस्टमैटिक ढंग से, तो इससे बेहतर और क्या होगा। कुछ इसी तरह की मांग बिहार में अब एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। 1970 की अगर हम बात करें, 1969 में पहली बार मध्यावधि चुनाव जब हुए थे तो पूरे दिन एक ही दिन में मतदान हो गया था पूरे चुनाव का, यानी एक ही दिन में मतदान। 1980 और 1990 में भी एक ही दिन में मतदान हुआ था। तो जैसे पहले एक ही दिन में पूरे बिहार में मतदान होता था, अलग अलग चरणों की बजाय एक ही चरण में पूरे चुनाव हो जाते थे, कुछ इसी तरीके की मांग इस बार भी उठ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में आंधी बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बीकानेर, जयपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 30 से 40 किलोमीटर स्पीड से चलेंगी हवाएं। 8 अक्टूबर तक आंधी बारिश का दौर। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, झालावाड़ समेत अन्य शहरों में हल्की हुई बारिश, जबकि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में मौसम ड्राई देखने को मिला। तो 8 अक्टूबर और बारिश को लेकर अलर्ट। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में अभी फिलहाल मौसम ड्राई देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से राजस्थान में इसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट। बीकानेर, जयपुर संभाग के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 30 से 40 किलोमीटर स्पीड से चलेंगी हवाएं। 8 अक्टूबर तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की वजह से मौसम में हो रहा बदलाव। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, झालावाड़ समेत अन्य शहरों में हल्की हुई बारिश, जबकि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में मौसम
ड्राई देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान में बारिश और आंधी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 30 से 40 किलोमीटर स्पीड से चलेंगी हवाएं। 8 अक्टूबर तक आंधी बारिश का दौर जारी रहने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। राजस्थान में होगी बारिश, जबकि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में मौसम इन दिनों में ड्राई देखने को मिला है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हुई है बर्फबारी। आज से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। बारालाचा, शिंकुला और कुंजुम दर्रा जैसी ऊंची चोटियों पर हुआ हिमपात। वर्षा और ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में तापमान में यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। और अब जैसे जैसे सर्दियों का मौसम नजदीक आएगा, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर तो मौसम काफी ठंडा होता चला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बर्फबारी देखने को मिली है। आज से तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। बारालाचा, शिकुला और कुंजुम दर्रा जैसी ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हुआ है। वर्षा और ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। तो अक्टूबर का महीना शुरू और पहाड़ी इलाकों में तो सर्दी पड़नी शुरू भी हो चुकी है। और जो बहुत ऊंची चोटियां हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां पर बर्फबारी भी देखने को मिली है। अक्टूबर के महीने से बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में शुरू हो जाती है। और जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं, ये पूरे पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पर जो निचले लेवल पर गांव हैं वहाँ पर भी सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। और बहुत ऊंची चोटियां जहाँ पर हैं वहाँ तो बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। और अब खबर जयपुर से। आज रोडवेज को मिलेंगी 128 नई बसों की फ्लीट। ग्रामीण बस सेवा की भी होगी शुरुआत। सीएम भजनलाल शर्मा 128 एक्सप्रेस बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। आपड़ी बस राजस्थान रोडवेज के तहत चलेंगी। ग्रामीण सेवा के 25 बसें। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा समेत रोडवेज के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों 172 नई बसें हुई थी रोडवेज बेड़े में शामिल। अब नई बसों से यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी, आराम और सुरक्षा मिलेगी। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। तो परिवहन क्षेत्र को बेहतर करने के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। 128 नई बसों की फ्लीट आज सौंपी जाएगी प्रदेश की जनता को। ग्रामीण बस सेवा की भी यहां पर शुरुआत होने जा रही है। डीलक्स बसेस चलेंगी ग्रामीण अंचलों के लिए। सीएम भजनलाल शर्मा 128 एक्सप्रेस बसों को आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं। आपड़ी बस राजस्थान रोडवेज के तहत चलेंगी ग्रामीण सेवा की 25 बसें, जो यात्रा को और ज्यादा बेहतर बनाएंगी। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा समेत रोडवेज के आला अधिकारी मौजूद रहेंगी। किफायती दरों पर लोगों को एक अच्छी सुविधा, अच्छी यात्रा की सुविधा राजस्थान सरकार देने जा रही है। ग्रामीण बस सेवा की भी शुरुआत हो रही है। 128 नई बसों के शामिल होने से राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के यात्रियों को मुख्य तौर पर जो प्रदेश की इंटरकनेक्टिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप देखिए ग्रामीण अंचल में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को कितनी भीड़ वाली बसों में कई बार परेशान होना पड़ता है, लेकिन अब बेहतर बसें चलने की वजह से जो ग्रामीण अंचलों की जर्नी है, यात्रा है, वो पहले से बेहतर हो जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा इन बसों को फ्लैग ऑफ करेंगे। 128 बसों की फ्लीट को आज राजस्थान रोडवेज राजस्थान की जनता को सौंपने जा रही है। 128 एक्सप्रेस बसों को सीएम भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे। आपड़ी बस राजस्थान रोडवेज के तहत ग्रामीण सेवा की 25 बसें चलने वाली हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचेंगे। आपने देखा कि इन दिनों में परिवहन विभाग की मॉनिटरिंग के तहत प्रेमचंद बैरवा बेहद अलर्ट नजर आ रहे हैं और एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि परिवहन विभाग का जिम्मा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पास है। तो जब नई बसें लगातार जुड़ रही हैं परिवहन विभाग और रोडवेज में, तो लोगों को यात्रा में भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और एक बड़ी सफलता के तौर पर परिवहन विभाग
के लिए देखा जा सकता है। जयपुर से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कदम बढ़ा रही है और इसी क्रम में 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में पैक्स स्तर पर शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। प्रारंभ के 2 दिवसों में 1041 पैक्स के स्तर पर शिविरों का आयोजन कर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए गए हैं। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि अभियान के प्रथम दिन 2 अक्टूबर को 400 पैक्स द्वारा तथा द्वितीय दिन 3 अक्टूबर को 641 पैक्स द्वारा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की गतिविधियां संपादित की जा रही हैं। बूंदी से, जहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने हिंडोली पंचायत समिति के ओवन गांव में दुग्ध उत्पादक समिति में किसानों और ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया है। इस दौरान उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी हर वाजिब समस्या का शीघ्र समाधान कर राहत प्रदान की जाएगी। किसानों और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाकर किसानों को सबसे बड़ी सौगात दी है। वहीं पाली के सुमेरपुर थाना परिसर में जन सुनवाई और सीएलजी बैठक होगी। ये जन सुनवाई और सीएलजी बैठक जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार आयोजित होगी। एसपी आदर्श सिंधु ने बताया कि इस बैठक में शहर, सदर, तखतगढ़, सांडेराव और नाड़ा थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्य भाग लेंगे। गौरतलब है कि एसपी सिंधु पदभार संभालने के बाद पहली बार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में वे थाना क्षेत्रों की क्राइम रिपोर्ट की समीक्षा भी करेंगे। तो पाली के सुमेरपुर में बैठक होने जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक में क्राइम रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे एसपी। तो एसपी सिंधु बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक में क्राइम रिपोर्ट की समीक्षा होगी। पाली के सुमेरपुर में ये बैठक होने जा रही है। थाना परिसर में जन सुनवाई और सीएलजी की बैठक आयोजित होगी। राजस्थान वित्त निगम से संबंधित खबर। जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान जमा की राशि लौटाने की मांग को लेकर लगातार राजस्थान वित्त निगम के पूर्व कर्मचारी काट रहे विभाग के चक्कर। कोर्ट द्वारा पूरे मामले को लेकर दिए गए थे राज्य सरकार को आदेश। नियोक्ता अंशदान जमा की राशि को लौटाने के कोर्ट ने दिए थे आदेश। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा भी इस मामले में निकाले गए थे आदेश। 6 जून को वित्त विभाग ने निकाले थे आदेश। आदेश में पूर्व कर्मचारी जिन्होंने करवाई थी नियोक्ता अंशदान जमा, उन्हें पीडी खाते में जमा नियोक्ता अंशदान राशि ब्याज समेत लौटाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन कर्मचारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद यहां पर नहीं दी जा रही जमा राशि वापस। राज्य सरकार के आदेश के 4 महीने बाद भी अपने ही पैसों के वापस आने के इंतजार में कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। करीब 70 वर्ष उम्र में भी विभाग द्वारा कटवाए जा रहे चक्कर। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए। कुणाल, जिन कर्मचारियों ने पैसा जमा किया वही अब सरकारी डिपार्टमेंट से चाह रहे हैं कि उनका पैसा ब्याज के साथ उन्हें मिले, लेकिन इस उम्र में भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। ये किस तरह की क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्यों सरकारी आदेश आने के बावजूद भी पैसा नहीं दिया जा रहा? देखिए, ये विभाग की लेट लतीफी और लापरवाही को दर्शाता है, क्योंकि इस पूरे मामले में कोर्ट द्वारा बाकायदा आदेश दिए गए थे कि जिन लोगों ने भी, जो राज्य वित्त निगम के कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी थे, जिन्होंने पैसा जमा कराया था पेंशन के लिए, जिनकी पेंशन नहीं बंधी, उन्हें जो है उनका पैसा वापस ब्याज समेत 6% ब्याज समेत लौटाया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद वित्त विभाग के द्वारा इस पूरे प्रकरण को लेकर एक आदेश जो है 6 जून को निकाला गया था। 6 जून को आदेश निकालने के बावजूद भी 4 महीने निकल गए हैं, लेकिन इस आदेश की जो पालना है वो वित्त निगम के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जो सीएमडी है वो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। और इसको लेकर लगातार जो है एप्लीकेशन जो पूर्व कर्मचारी उनके द्वारा दी जा रही है कि हमारा जो पैसा है वो लौटाया जाए।
बार बार जो चक्कर वो काट रहे हैं, उद्योग भवन के चक्कर काट रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम जो पूर्व कर्मचारी हैं उनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। यही कारण है कि लगातार इनके द्वारा, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिए, वित्त विभाग के द्वारा आदेश निकाल दिया गया, उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं विभाग की जो लेट लतीफी है उसको दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान वित्त निगम से संबंधित खबर, जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान जमा की राशि लौटाने की मांग लगातार हो रही है। सरकारी आदेश आने के बावजूद भी सरकारी महकमों में बैठे कर्मचारी अधिकारी किस तरह लापरवाह बने हुए हैं, आप देखिए। बिहार चुनाव में राजस्थान के कई नेताओं को भी मिली जिम्मेदारी। हरीश चौधरी, अशोक चांदना, रामलाल जाट बने पर्यवेक्षक। रफीक खान, अभिमन्यु पुनिया बनाए गए पर्यवेक्षक। करण सिंह उचियाड़ा और अनिल चोपड़ा भी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये आदेश जारी किए हैं। बिहार में पर्यवेक्षकों की सूची जारी हुई है, जिसमें राजस्थान के भी कई चेहरे शामिल किए गए हैं। रफीक खान, अभिमन्यु पुनिया समेत हरीश चौधरी, करण सिंह उचियाड़ा और अनिल चोपड़ा को इसमें शामिल किया गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 62वीं अखिल भारतीय रेलवे ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025-26 संपन्न हुई। 8 टीमों के 70 साइकिलिस्ट ने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही समापन समारोह में उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, पदक और नगद पुरस्कार दिए हैं। 15 किलोमीटर स्ट्रेच रेस में उत्तर पश्चिम रेलवे के मुकेश कुमार कसवा को रजत पदक मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट का खिताब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रोनाल्डो सिंह को दिया गया। प्रमोशन बोर्ड है वो भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कराता है, और रेलवे में जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको भी उनके टैलेंट के आधार पे उनको रिक्रूट किया जाता है, उनकी भर्ती होती है और फिर आगे वो एक्टिव रहें और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेते रहें। तो इस प्रकार की जो इवेंट्स हैं इसमें ये पूरा जो एक सिस्टम है, आपने सुना होगा खेलो इंडिया करके अभी कार्यक्रम चलता है, तो ये सारे उसी का हिस्सा है बेसिकली। जो अभी सर मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल है, जो कि लिवरपूल में हुई थी, प्लस 80 kg में आया था। उससे पहले मेरा वर्ल्ड कप जो कि कजाकिस्तान में हुई थी, उसमें प्लस 80 kg में मेरा गोल्ड मेडल था। तो अभी परफॉर्मेंस आई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं रेलवे की प्लेयर हूँ, रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड के उससे, तो हमें रेलवे से पूरा सपोर्ट मिलता है सर। काफ़ी अच्छा हम मतलब हाई लेवल पे आगे परफॉर्म कर सकते, मतलब हमको छोटे लेवल। तो जयपुर में साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025-26 संपन्न हुई, जिसमें कई सारे प्रतिभागी अपना टैलेंट दिखाते नजर आए। 8 टीमों के 70 साइकिलिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह आयोजन रखा गया था। 62वीं अखिल भारतीय रेलवे ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित हुई है और यहां पर तमाम साइकिलिस्ट का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें, 15 किलोमीटर स्ट्रेच रेस में उत्तर पश्चिम रेलवे के मुकेश कुमार कसवा को रजत पदक मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ साइकिलिस्ट का खिताब पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के रोनाल्डो सिंह ने जीता है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिवाड़ी से एक खबर है। भिवाड़ी में बच्चों की कहासुनी से मचा बवाल। युवक को चाकू कट्टे की नोक पर बंधक बनाकर हमला किया गया है। कई लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 लोगों पर नामजद मामला दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो भिवाड़ी में बच्चों के टॉपिक पर बड़ों की कहासुनी हुई और कैसे चाकू कट्टे की नोक पर बंधक बनाकर हमला किया गया। मतलब बच्चों के विवाद में बड़े अपने होश खो बैठते हैं। देखिए किस तरह भिवाड़ी में एक घटना हुई है। कई लोग घायल हो गए हैं। कई घायलों को अस्पताल भी भर्ती कराना पड़ा है। अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले को देख रही है। 13 लोगों पर नामजद मामला दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अभिषेक, क्या है पूरा मामला? मामला एक छोटे बच्चों को लेकर जो स्कूल के खेल के मैदान में खेल रहे, तो उन्होंने कुछ मामूली सा छोटा सा झगड़ा हुआ। उसके बाद उनके परिवारजनों ने उन पे
परिवार के लोगों ने हमला कर दिया और कुछ लोगों को बंधक बना लिया। उसके बाद जब उनके परिवार के छुड़ाने आए तो उनके घर वालों महिलाओं पर भी उन पे लाठी डंडों से हमला किया गया। फिलहाल पीड़ित ने चौपानी थाने में मामला दर्ज कराया है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। चलिए, शुक्रिया अभिषेक का तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल चौपानी थाने में मामला दर्ज है, 13 लोगों की नामजद रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई है।